हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी कर रहे हैं अपनी बहुत अच्छे से तैयारी। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत स्वागत करती हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और डेली के डेली ये प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। तो मैं आपके लिए बता दूं कि आज जो हम सेट नंबर 6 नंबर का सेट करने जा रहे हैं, यानी कि हम 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने पाँचों के पाँचों टेस्ट बहुत अच्छे से लगाए होंगे और उनसे काफ़ी कुछ इम्प्रूव भी हुआ होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपने 5 टेस्ट नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है एडुटेरिया के नाम से, आप वहाँ पर जाकर सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो 5 दिन में आपने 5 टेस्ट किए जिसमें हम करते हैं टॉप 50 सवाल। तो इसका मतलब यानी कि आपने 250 क्वेश्चन आपके पास डिलीवर हो चुके हैं। अब आपने 250 क्वेश्चन से कितना सीखा और क्या सीखा, क्या आपके अंदर इम्प्रूव हुआ, क्या आपके अंदर कमी थी, वो सब आप जानते हैं और आप सब स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। तो आपसे बेटर आपके बारे में कोई नहीं जान सकता। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का 6 नंबर का टेस्ट। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद पढ़ूंगी ऑप्शन और उसके बाद मैं आप सबको बताने वाली हूँ आंसर। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आई होप आप सभी तैयार होंगे। तो चलिए मैं करती हूँ, थोड़ा जूम कर लेती हूँ, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया था? स्टूडेंट आपको पता होगा टेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये डिफेंस से दिया गया है। तो हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया था? भारत, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। तो स्टूडेंट आप इसका आंसर बताने वाले हैं। तो आप बताएंगे हेलिना जो रक्षा उपकरण था ये भारत ने विकसित किया था, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, भीतरकनिका ओडिशा में, चिदम्बरम तमिलनाडु में और वेम्बनाड कर्नाटक में। तो एक तरफ हमको दिए हैं राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ दिए हैं उनके स्टेट जहां पर वे क्या है स्थित हैं। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि वेम्बनाड कहाँ है? ये कर्नाटक में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। अगर वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं है तो ये कहाँ है? तो आप बताएंगे ये है केरल में। तो आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए और क्यों है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर अगर आपके पास हैं तो समझ लीजिएगा कि आपसे अच्छी तैयारी किसी की नहीं चल रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है साओ पोलो, ऑप्शन नंबर बी है सेंटोस, ऑप्शन नंबर बी है सेंटोस, ऑप्शन नंबर सी है फजेंडा और ऑप्शन नंबर डी है इटाबीरा। तो कौन सा किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? ये आप सभी मुझे बताएंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये फजेंडा है ये, और कॉफी बंदरगाह है कहाँ स्थित? तो आप बताएंगे कॉफी बंदरगाह जो है ये होता है कहाँ हमारे? ये होता है हमारे ब्राजील में। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं आपको रिकॉल कर दूंगी। जो कॉफी बंदरगाह है ये है हमारे ब्राजील में, आपको पता होगा ये ब्राजील के अंदर स्थित है। आपको पता होगा ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो ब्राजील ही देश है। और आपको पता होगा जो COP24 की जो मेजबानी कर रहा है इस टाइम, सॉरी COP24 की नहीं, G20 जो होता है, अब तो वो G20 बन हो गया है, तो जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? वो भी ब्राजील कर रहा है। तो वहीं पर ही कॉफी बंदरगाह को क्या बोला? सेंटोस बोला जाता है। और कॉफी के बागानों को क्या बोलते हैं? वो याद रखेंगे फजेंडा बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और मैं आप सभी को एक बार क्वेश्चन सारे रिकॉल करा देती हूँ। हेलिना रक्षा उपकरण किसका है? भारत का है। और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ है? केरल में है। और किस बंदरगाह को कॉफी का बंदरगाह कहते हैं? आप बताएंगे सेंटोस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद। तो देखिए मैं इसको आपको एक याद करने की ट्रिक बताती हूँ। आपको पता होगा हैदराबाद में निज़ाम था और निज़ाम की क्या था, उसके
वह बहुत ही हष्ट पुष्ट था क्योंकि वह बहुत अच्छे से चपफण खाता था, इसलिए क्या था, वह हैदराबाद का निज़ाम बन गया था क्योंकि हैदराबाद रियासत थी और उसको क्या है पुलिस कार्रवाई के द्वारा ही भारत में मिलाया गया था। जब तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई तब तक वो नहीं माना क्योंकि वह अच्छा पोषण खाता था, हष्ट पुष्ट था, इसी वजह से वो ताकतवर था। तो आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सुमिलित नहीं है? और इधर दे रखे हैं सूची 1 और उधर दे रखी है सूची नंबर 2। तो चलिए पहले पढ़ते हैं सूची नंबर 1, फिर पढ़ेंगे सूची नंबर 2। इसमें दिया है रेनेटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, गोल्डन चावल और ओजोन परत। इधर दिया है पनीर, इधर दिया है प्लाज्मिडिस, इधर दिया है विटामिन ए, इधर दिया है ट्रोपोस्फेयर। तो कौन सा सुमिलित नहीं है भाई हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, ओजोन परत। यानी आपको पता होगा ओजोन परत का संबंध ट्रोपोस्फेयर से नहीं होता, इसका संबंध जो होता है वो होता है समताप मंडल से। तो ये क्षोभ मंडल में नहीं आती। इंग्लिश में क्या है, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में होती है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला पर या पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 1, 2, 3 और 4 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 2 और 4 सही है या केवल 3 और 4 सही है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 4, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि भारतीय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, ब्लॉक माउंटेन का या बलित माउंटेन का? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलित पर्वत का, यानी कि इसको बोलते हैं ब्लॉक, मतलब बलित पर्वत है, ये फोल्डेड माउंटेन है और इसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत को इसकी श्रेणी में रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, अच्छे से समझा भी होगा, क्वेश्चन का आंसर भी आपने लगाया होगा। अगर मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि भारत में अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में कौन सा पर्वत आता है तो आप बताएंगे अरावली। अरावली, सतपुड़ा जो ये पर्वत हैं और विंध्याचल पर्वत, जो तीनों के तीनों पर्वत है, अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, ये तीनों पर्वत अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आते हैं। अवशिष्ट का मतलब होता है कि बचा कुचा, क्योंकि आपको पता होगा ये काफ़ी पुराने पर्वत हैं, इसलिए क्या है ये सब नष्ट हो गए हैं आजकल, बस अब ये देख के समतल श्रेणी में आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारी श्रृंखला का इस प्रकार है कि करेवा वैली स्थित है कश्मीर में, हिमाचल में, तमिलनाडु में या उत्तराखंड में? तो आपको पता होगा करेवा मिट्टी कहाँ है, कश्मीर में। तो आप इसका आंसर बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं, आपको इस क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और करेवा मिट्टी किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप बताएंगे? ये मिट्टी केसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो केसर सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो इसकी फसल के लिए उपयुक्त होती है। कोई भी फसल हो, कोई भी वहाँ का रहन सहन हो, हर चीज़ वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। तो केसर के लिए जो उपयुक्त क्लाइमेट मिलता है वो करेवा मिट्टी में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन? तो जीरो आवर जो ऑपरेशन था ये किस आंदोलन के समय चलाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप राइट आंसर बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही जो मुख्य मेन किरदार जिन क्रांतिकारियों का था उनको, यानी कि 12 बजे ही उन सबको उठा लिया गया था, उनको उठाकर जेल में रख दिया गया था कि जैसे कि इस आंदोलन का दमन किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो आप इसका आंसर बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1942 में 8 या 9 अगस्त के दिन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 हमारे स्क्रीन पर आपको इस प्रकार दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है किस व्यक्ति ने रोलेक्ट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया
है? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, C.F. एंड्रयूज, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। तो ये स्टेटमेंट किसने जारी किया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप राइट आंसर बताएंगे। C.F. एंड्रयूज के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि रोल एक्ट एक जानबूझकर की गई हत्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 11 की तरफ। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1990 में, 1982 में, 1984 में या 1986 में? तो वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाली गैस है? जलवाष्प, मीथेन, ओजोन या इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों की तीनों क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज है। और ये क्या कहते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। तो तीनों की तीनों गैसें ग्रीन हाउस को इफेक्ट करने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है बेंजीन या ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है और उसके अंदर बेंजीन भी पाया जाता है। तो आप ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 14। तो गैसोहोल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1 है 90% पेट्रोल प्लस 10% एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी है 70% पेट्रोल और 30% एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी है 60% पेट्रोल या 40% एल्कोहल, या ऑप्शन नंबर डी है 50% एल्कोहल और 50% ही पेट्रोल। तो गैसोहोल में किस किस का मिश्रण कितने परसेंट में पाया जाता है? आप क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर के ए, यानी कि इसमें 90% पेट्रोल और 10% क्या इसमें एल्कोहल पाई जाती है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ जैसे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में देखने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 को मैंने कर लिया है जूम। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होता है या इसका वेग एक समान रहता है। सपोज कीजिए कोई भी वस्तु है वो एक समान गति से क्या है वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तो क्या उसमें परिवर्तन दिखेगा वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एक तरफ दिए हुए हैं फिजिक्स की यूनिट दी गई है और इन यूनिट को किस में हम मापते हैं या नापते हैं वही हम सबको मिलान करना है। एक तरफ है एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और वाट। इधर दिया है दाब, शक्ति, विद्युत और सापेक्ष आर्द्रता। तो आपको पता होगा एमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है। एमीटर के द्वारा जो नापी जाती है वो नापी जाती है विद्युत धारा, यानी कि किसी भी परिपथ में बहने वाले विद्युत की मात्रा अगर वो माप करनी है तो हम उसमें एमीटर के द्वारा मापते हैं कि इसमें कितनी एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। और गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कि क्या जिस भी एलिमेंट में हम धातु ट्रांसफर कर रहे हैं क्या उसमें ट्रांसफर हो रही है या नहीं, यानी कि विद्युत का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है और विद्युत की मात्रा ज्ञात करने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी दिया है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? ये क्या है सापेक्ष ह्यूमिडिटी को मापता है। और बैरोमीटर से हम नापते हैं दाब और वाट से नापते हैं शक्ति। तो हमारे चारों के चारों मिल गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर ठीक बैठता है। यानी कि पहले का बैठेगा थर्ड, तो पहले का थर्ड इसमें भी है और इसमें भी है। और दूसरे का बैठेगा फोर्थ, तो फोर्थ हमारे सिर्फ सी में है। तो यानी कहने का मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये क्वेश्चन आप सभी ने देख लिए होंगे। 15 का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी और 16 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है B.R. अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 17 हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत का क्या है पुस्तक का प्रकाशन किया गया था और मूक नायक विपत्र इनके द्वारा ही निकाला गया था। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या राजा राम मोहन राय। तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए तो बोनस सवाल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इनको पाश्चात्य शैली का जनक भी कहा जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की गई थी, आत्म सभा की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। और इनको राजा की उपाधि क्या है अकबर द्वितीय ने दी थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो क्या है इंग्लैंड में हुई थी इनकी मृत्यु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 19-20 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है स्टैटिक से, और स्टैटिक जो है एसएससी जीडी में बहुत ही खतरनाक लेवल की पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपको और बिना सीरीज के बिना ही कहीं से उठा के दे दीजिए। कंटेंट एकदम सॉलिड बुक का है और ये बुक आप पढ़ते भी होंगे, प्रैक्टिस लगाते भी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे कि ड्यूस, डबल फोल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, लॉन टेनिस से है या ब्रिज से है? स्टूडेंट आप बताएंगे कि ब्रिज खेल किसको बोलते हैं? अगर ब्रिज खेल अगर आप जानते हैं तो आप मुझे बताइएगा। तो क्रिकेट से है, हॉकी से है, लॉन टेनिस से है, ब्रिज से है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। जो ड्यूस और डबल फोल्ड जैसे शब्द यूज किए जाते हैं वो लॉन टेनिस पे यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे कि प्राक्कलन समिति का संबंध में से निम्न कथन पर विचार कीजिए। यानी कि ये 4 स्टेटमेंट जो है प्राक्कलन समिति से संबंधित है, कौन सा सही है वही हमको बताना है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 25 होती है। दूसरा दिया है इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो 20 का जो राइट आंसर है वो हमको बताना है। केवल 1 और 2 सही, केवल 1 और 3 सही, केवल 3 सही या केवल 4 सही। तो स्टूडेंट आपको पता होगा जो प्राक्कलन समिति होती है यह सबसे बड़ी समिति होती है। इसके अंतर्गत 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाए, यानी कि इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। यानी कि कहने का मतलब है कथन 1 भी नहीं होगा, कथन 2 भी नहीं होगा और कथन 3 भी नहीं होगा। तो यानी कि कौन सा कथन इसका सही होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप आंसर बताएंगे। 4th ही स्टेटमेंट इसका सही, यानी कि केवल 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता जो प्राक्कलन समिति का सदस्य होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल सबसे वरिष्ठ राज्यपाल को इसकी अध्यक्षता के लिए नामित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। राज्यपालों की जो समिति होती है उसका सम्मेलन का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। और आपको पता होगा राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति ही इनके अध्यक्ष बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए एक तरफ दिए हैं भाग, दूसरी तरफ दिया है जिस भाग से संबंधित है। तो भाग 5, भाग 10, भाग 15 और भाग 20 का संबंध किस किस से है? चलिए मिलाते हैं। भाग 5 का संबंध होता है हमारे किससे? ये होती है हमारी केंद्र सरकार से। भाग 10 में क्या आ जाएगा? भाग 10 में आ जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 15 में आ जाएगा निर्वाचन और भाग 20 में आ जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले का आंसर ए इसमें भी है, बी में भी है और डी में भी है। तो यानी कि हमारा सी जो है ये हमारा आंसर नहीं होने वाला, इसको कर देंगे कट। बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो बी का जो हो जाएगा 4th, तो डी यहाँ पर भी दिया है। तो कहने का मतलब हो जाएगा बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार एलिमिनेट करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपने बहुत अच्छे समझ भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि आयरलैंड के संविधान से भारत संविधान में लिया गया है। यानी कि हमने आयरलैंड के संविधान से क्या अपने संविधान में अडॉप्ट किया है आयरलैंड से, वही हमसे क्वेश्चन में
पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का स्टूडेंट आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं। उपयुक्त सभी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिए हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति भी ली है और राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 217। तो कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 215 के तहत यह इसको अधिकार दिया जाता है। और उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में आता है तब आप बताएंगे 214 के अंदर उच्च न्यायालय का उल्लेख दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है? एकात्मक है, संघात्मक है, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? क्वेश्चन नंबर 25 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। साधारणतः ये एकात्मक है लेकिन विशेष स्थिति में संज्ञानात्मक भी हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? राष्ट्रपति के पास रहेंगे, राज्य की विधानसभा के पास रहेंगे, संघ की संसद के पास रहेंगे, या प्रधानमंत्री के पास रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। जो अवशिष्ट शक्ति होती है वो हमारे सेंटर के पास होती है। सेंटर में भी किसके पास होती है? संसद के पास होती है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से आंसर लगा भी लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से हैं कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी अविश्वास प्रस्ताव और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विशेष अधिकार प्रस्ताव। तो कौन सा प्रस्ताव पारित हो जाएगा जिसके कारण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। यानी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पास हो जाता है तो वर्तमान सरकार को अपनी संपूर्ण मंत्रिपरिषद के साथ इस्तीफा देना पड़ता है। अगर आपको पता होगा अगर संसद में लोकसभा में किसी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आता है, विपक्ष हमेशा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है और सरकार वर्तमान सरकार जो भी सरकार उस टाइम लोकसभा में होती है वो उसके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाती है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विश्वास प्रस्ताव कौन लाती है? जिस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वह सरकार अपने लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव आया और सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पारित कर लिया तो वह सरकार अपने यथास्थिति में बनी रहेगी। तो चलिए मैंने डिटेल आपको बता दी है कैसे कैसे होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोक लेखा समिति का संबंध के तथ्यों में से कौन सा सही है? लोक लेखा समिति में इसके सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसमें 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप राइट आंसर बताएंगे। 1, 3 सही है, 1, 2 सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का स्टूडेंट आप मुझे आंसर बताने वाले हैं। 1 और 3 इसका सही है। देखिए 22 सदस्य इसमें होते हैं, ये बात सही है, लेकिन इसमें 22 सदस्य कैसे होते हैं? 15 और प्लस 7 की फॉर्म में होते हैं। आपको पता होगा 15 सदस्य इसमें लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो ये इस फॉर्मेट में बन के 22 सदस्य बन जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गिल्ट एड्ज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? ऋण पत्रों के व्यापार से, धातुओं के व्यापार से, सरकारी प्रभूतियों के व्यापार से, या उपयुक्त सभी से। जो गिल्ट मार्केट होता है वह किससे संबंधित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। यह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन है 1991 में,
1992 में, 1993 में या 1994 में? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि 1994 में रुपए को पूर्णतः रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। डायामेंटीना गर्त खाई किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या आर्टिक महासागर में? तो क्वेश्चन नंबर 31 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पाई जाती है हिंद महासागर में, यानी डायनामेंटीना गर्त की जो खाई है ये पाई जाती है हमारे इंडियन ओशियन में। तो चलिए राइट आंसर आपको पता चल गए हैं। आई होप आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बन रहे होंगे, लेकिन जो नहीं बन रहे होंगे आगे आप बना ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जो बारामूडा तरबूज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? दक्षिणी हिंद महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी पूर्व अटलांटिक महासागर में? तो जो बारामूडा का ट्रायंगल बनता है वो कौन से महासागर में बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं, ये बनता है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अग्नाशिय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है? सिस्ट, नीस, स्लेट या संगमरमर? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आप स्टूडेंट मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आग्नेय चट्टान होती है और जो ग्रेनाइट के रूप में परिवर्तित हो जाती है उसको बोलते हैं नीस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे? 4, 5, 6 और 3? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। 5 प्रतिनिधित्व ऐसे थे मुस्लिम लीग के जो अंतिम सरकार में शामिल हुए थे। तो तीनों का क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, डिटेल भी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन फिर लगाएंगे आंसर। अनबरा ए सुलह इली किसका फारसी अनुवाद है? ये एक पुस्तक दी गई है, महाभारत का है, रामायण का है, अर्थशास्त्र का है, पंचतंत्र का है। तो अनबरा ए सुलह इली जो पुस्तक है इसका फारसी अनुवाद किया गया था। तो किसका फारसी अनुवाद किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं। ये किया गया था पंचतंत्र का। अगर आप पूछेंगे पंचतंत्र क्या है, एक जादुई पुस्तक है और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी विष्णु गुप्त के द्वारा ये लिखी गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? पुर्तगालियों की, ब्रिटिश की, डच की, स्पेनिश की? तो प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लेकर आया था? तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से, लेकर आए थे पुर्तगाली। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। क्वेश्चन नंबर 37 रीड करेंगे कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त या केशव चंद्र सेन? तो किसने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का प्रेसिडेंट किया था? तो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज को आगे की तरफ बढ़ाया गया था। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या मौलाना आजाद? तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1 और 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3। तो कौन सा कूट सही है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के 1, 2, 3, यानी महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1931 में भाग लिया था। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को, कबीर को, तुकाराम को, चैतन्य को? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेके आए हैं, ये कौन लेके आए थे? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से ये भी आ गया सम्मिलित करने के लिए कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ? कनिष्क, अशोक, कालाशोक और अशोक? तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। एक एक करके पहले हम इसको मिलाएंगे, उसके बाद चलेंगे अपने आंसर की तरफ। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु में। और यहाँ
शासनकाल में पूछा जाएगा राजा कौन था, तो अजातशत्रु था। लेकिन अध्यक्षता किसने की थी, ये कही थी महाकश्यप ने। द्वितीय भोज संगीति किसके काल में हुई थी, तो आप मुझे बताएंगे ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, इसमें था सबा करीम। और तृतीय हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, लेकिन यहाँ पे कौन था, मोगलीपुत्रस्त। और चतुर्थ हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, यहाँ पे थे वसुमित्र, लेकिन यहाँ पे एक उपाध्यक्ष होते अश्वघोष। तो चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर मिला लेते हैं, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के भी 4, 3, 2, 1 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 4 बहुत संगीति हुई थी, बहुत ही फेमस थी और ये पूछी जाती है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। असहयोग आंदोलन, रोलक एक्ट, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो पहले क्या हुआ था, अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, फिर रोलक एक्ट हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। तो ये हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 इस प्रकार से है कि नाभिक के अलावा कोशिका में किस कोशिका अंग में डीएनए होता है, तारक केंद्र में, गोल्जी काय उपकरण में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किन गुणों के हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये केवल जानवरों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी है ये केवल पशुओं में पाए जाते हैं, और ऑप्शन नंबर सी है ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी प्रोटीन नहीं होते। तो हार्मोन से एंजाइम से भिन्न होते हैं कौन से गुण के कारण, तो हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सभी हार्मोन एंजाइम से भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि सभी हार्मोन क्या है, प्रोटीन नहीं होते, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 आपको दिखाई दे रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 44। निम्न में से कौन सा विटामिन ए की कमी के कारण रोग होता है, ऑस्टियोमेलेसिया, जीरोप्थैल्मिया, एनीमिया या स्कर्वी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। जीरोप्थैल्मिया जो रोग होता है ये विटामिन ए की कमी के कारण भी होता है। और जीरोप्थैल्मिया जो रोग होता है जीरो का मतलब आपको पता होगा सूखा, क्योंकि आपको पता होगा जीरोफाइट भी पूछा जाता है कि ऐसे पौधे जो सूक्ष्म स्थानों जैसे मरुस्थल में उगते हैं, जैसे नाक फनी उसका एग्जाम्पल है। तो जीरो का मतलब होता है कि सूक्ष्म स्थल, यानी कि तो इसमें मतलब हो जाएगा जीरोप्थैलियम में जो हमारी आँख को पता होगा चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, इस पदार्थ की कमी हो जाती है और हमारी आँख को पलक मारने में क्या होती है, दिक्कत होती है, जिससे हमारी आँख में रेडनेस बढ़ जाती है। तो जीरोप्थैलियम का संबंध हमारी आँख से है और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और जो रेटिना रोग भी होता है वो भी हमारे विटामिन ए की कमी से होता है, क्योंकि रेटिना तो सब जानते हैं कि जीरोप्थैलेमिया रोग जो है ये कोई कोई जानता है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन बना है। तो आप गलती नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर लगाएंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक बायोट्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक धमनी का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ECG, EEG या एक्सरे। तो अल्ट्रासोनिक धमनी का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 45 का मुझे आंसर सही बताने वाले हैं। सोनोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर के ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक में झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी, 2 गुना होती है, 1/4 हो जाती है या 4 गुना हो जाती है। यदि लोलक की लंबाई को हम 2 गुना कर देंगे तो उसकी जो अवधि हो जाएगी झूलने की वो कैसी हो जाएगी, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा अगर लंबाई बढ़ेगी तो अगर उसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ने वाला है, वो भी 2 गुना हो जाएगा। यानी कि वो 4 गुनी होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, यानी कि क्या है, लंबाई बढ़ने पर इसका आवर्तकाल घटता है। आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होते हैं, CO N2 CO2, CO CO2 H2, CO2 H2 N2 या CH4 O2 CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, या मीथेन, या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। तो वायु अंगारा गैस में मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो 47 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों घटक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिक हार्मोन या कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो हमारी पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आप राइट आंसर बताएंगे, कैल्सीटोनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारी आज की लास्ट स्लाइड। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिंडवाहिनी नलिका को, अंडाशय को, गर्भाशय को या अंडाणु को? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको डिम्ब वाहिनी बोलते हैं, डिंड नहीं डिम्ब वाहिनी बोलते हैं इसको। ये टेस्ट ट्यूब होती है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारे आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। आप सभी कोशिश करेंगे कि आप इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है? वसा, लिपिड, ग्लूकोज और सेलुलोज। तो क्वेश्चन नंबर 50 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट अंतिम उत्पाद बनता है वो बनता है ग्लूकोज, जिसको बोलते हैं C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, आप ये याद रखेंगे और ये क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है। तो ये थे हमारी आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और हाँ ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपने बहुत अच्छे से किया भी होगा, समझा भी होगा और आपने पूरी मेहनत से ये टेस्ट दिया भी होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, कोई मिस्टेक होगी, तो आप इस टेस्ट को दोबारा से लगा सकते हैं। चैनल पे बने रहिएगा और आपको मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है और अपना प्यार, अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखना है। और जल्दी से हमको अपने 500 फैमिली पूरी करनी है, तो आप सभी अपना सहयोग दीजिएगा, अपना प्यार, अपना साथ भी बनाए रखिएगा। मैं आप सभी की दोस्त मिलती हूँ आपके साथ अगले टेस्ट में नई ताजगी, नई कंटेंट के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे डिटेल के साथ। तो मैं आप सभी की लेती हूँ विदा। तो ये टेस्ट आप अच्छे से लगाइएगा। थैंक यू सो मच।